तो हम सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस को कर रहे थे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास स्मॉल m एंड एज कैपिटल L इज प्लेस्ड इन ए लार्ज ट्रे ऑफ मास कैपिटल M. If the ice melts, how far does the center of mass of the system ice plus tray comes down? इसमें क्या कर रहा है कि एक ट्रे है और बड़ी सी ट्रे है। लो, ये एक लार्ज ट्रे है और इस ट्रे में एक आइस का क्यूब रखा गया है। लो, ये है आइस का क्यूब और इस क्यूब का साइड लेंथ दे रखा है, एच दे रखा है, कितना L दे रखा है और इस क्यूब का मास दे रखा है स्मॉल m. ओके भाई, एक ट्रे है, इस ट्रे में एक आइस रखा हुआ है, एक क्यूबॉइडल शेप का आइस रखा हुआ है। ओके, बोल रहा है कि जब ये आइस पिघल जाएगा तो बताइए सेंटर ऑफ मास कितना नीचे शिफ्ट कर जाएगा। तो देखो, सेंटर ऑफ मास हमेशा उस एक्सिस पर आती है जो एक्सिस उस बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जो एक्सिस किसी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ना, सेंटर ऑफ मास हमेशा हमेशा उसी एक्सिस पर आती है। यहां पर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, दोनों में से कौन ऐसा एक्सिस है जो इस पूरे सिस्टम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है? तो ऑब्वियस बात है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस देखो, दोनों वाई एक्सिस इस पूरे सिस्टम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। एक्स एक्सिस तो नहीं कर रही है ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड इस पूरे सिस्टम को, ट्रे प्लस आइस को, लेकिन वाई एक्सिस कर दे रही है। इस सिस्टम को वाई एक्सिस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है। मतलब ये कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगी ना, वो वाई एक्सिस पर ही एग्जिस्ट करेगी, वो एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए काम की बात। यदि मैं बात करूं इसको मान लो तुम ओरिजिन, इसको मान लो ओरिजिन, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि आइस का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो ठीक इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। आइस का सेंटर ऑफ मास, मैं केवल आइस का एज्यूम कर रहा हूं, तो आइस का सेंटर ऑफ मास ठीक इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा ना। ये किसका सेंटर ऑफ मास है? आइस का सेंटर ऑफ मास है। और यदि मैं बोलूं कि इससे ट्रे का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इस ट्रे का सेंटर ऑफ मास, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, अच्छा दोनों का तो वाई एक्सिस पर ही आएगा, अभी हमने बताया। तो इस ट्रे का सेंटर ऑफ मास हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऑरिजिन से y1 डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑरिजिन से y1 मान लो, h1 मान लो, तुम्हारी हाइट मर्जी, तो मान लो ऑरिजिन से h1 हाइट पर प्रेजेंट है। ऑरिजिन से कितने हाइट पर प्रेजेंट है? तो h1 हाइट पर प्रेजेंट है। ये लाल वाला जो है ना, ये रेड वाला पॉइंट है ना, वो ट्रे का सेंटर ऑफ मास है, जो ऑरिजिन से हमने मान लिया h1 हाइट पर है। कितना हाइट पर है? h1 हाइट पर है। ऑरिजिन से कितना हाइट पर है? तो भाई h1 हाइट पर है। ठीक है, और क्यूब का सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन से कितना हाइट पर होगा? क्योंकि क्यूब का सेंटर ऑफ मास ठीक उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर प्रेजेंट होगा और क्यूब का एज दे रखा है एक कैपिटल L, तो क्यूब का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो ठीक L ऑरिजिन से L/2 डिस्टेंस पर होगी। ऑरिजिन से L/2 डिस्टेंस पर होगी। ठीक है ना। किसका सेंटर ऑफ मास? क्यूब का सेंटर ऑफ मास। क्यूब का सेंटर ऑफ मास क्योंकि ठीक उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर प्रेजेंट होगा, इसलिए क्यूब का सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन से L/2 डिस्टेंस पर होगा। और हमने मान लिया कि ट्रे का सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन से h1 हाइट पर प्रेजेंट है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और दोनों सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पर होगा, इसलिए हम सीधे YCM निकालेंगे। YCM ऑफ द सिस्टम मतलब y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, वो कितना हो जाएगा? m1y1 प्लस m2y2 अपन में m1 प्लस m2। अच्छा, m1 तुम मान लो, इसको m1 मान लो, कैपिटल M को। ट्रे का मास दिया हुआ है कैपिटल M और इस क्यूब का मास दिया हुआ है स्मॉल m, तो हम ट्रे को m1 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे कैपिटल M इंटू y1 के जगह पर
क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन से H1 हाइट पर है। तो मान लेते हैं H1 M कैपिटल M इंटू H1 प्लस M2 आइस के क्यूब को हमने माना है, तो कितना हो जाएगा स्मॉल m इंटू वाई टू कितना हो जाएगा इसका L/2 ना, कैपिटल L/2 होगा ना। अभी मैंने बताया कैपिटल L/2, क्योंकि इस आइस का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, ठीक इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर प्रेजेंट होगा, क्योंकि आइस का एज L कैपिटल L है, इसका सेंटर ऑफ मास L/2 डिस्टेंस होगी फ्रॉम द ऑरिजिन। अपॉन में कर देते टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है, ये कैपिटल L है। तो YCM तुम्हारा आ गया कितना, कैपिटल M H1 प्लस स्मॉल m L/2 अपॉन में कैपिटल M प्लस m, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, मान लो कि ये आइस पूरा मेल्ट कर गया। आइस जब मेल्ट कर जाता है, ये आइस को क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं, ठीक है ना। लो ये पूरा सिनेरियो हो गया, आइस मेल्ट कर जाएगा तो यहाँ से तो आइस का क्यूब गायब हो जाएगा, आइस का क्यूब गायब हो जाएगा ना। आइस जब मेल्ट कर जाएगा तो क्या करेगा, पूरे ट्रे में इसका पानी फैल जाएगा, क्योंकि ट्रे बहुत बड़ा है, ट्रे बहुत बड़ा है, तो पानी का तो कोई हाइट होगी नहीं। जब ट्रे छोटा रहता तब ना, मान लो एक गिलास है, उसमें एक बूंद पानी डाल दो, एक बड़ी सी गिलास है उसमें एक बूंद पानी डाल दो, और तुम पूछा जाए कि इस जो पानी डालो हो वो ग्लास के सरफेस से कितनी हाइट पर है, तो निकाल पाओगे क्या, क्योंकि वो तो ग्लास के सरफेस से बिल्कुल सट जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई ग्लास बहुत बड़ी है, तुमने एक बूंद ही पानी डाला है, तो वो पानी ग्लास के सरफेस से बिल्कुल सट जाएगी ना, ठीक है। तो वैसे ही है, ये ट्रे बहुत बड़ा है, मुझे कैसे पता, क्वेश्चन में दे रखा है, ये फिगर देखकर डिसाइड मत कर लेना कि ट्रे बहुत बड़ा है, क्वेश्चन में बोल रखा है भाई कि ट्रे बहुत लार्ज है, ट्रे इज लार्ज, तो ट्रे बहुत बड़ा है। तो जब आइस पिघलेगा ना, तो इसका पानी पूरे ट्रे में इस तरह से फैल जाएगा कि वो बिल्कुल ट्रे के सरफेस से सट जाएगा, उसकी कोई हाइट नहीं होगी। देखो ट्रे का सरफेस ये रहा, तो ये तो एक्स एक्सिस पे होगा, ट्रे का सरफेस कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, और पानी भी ट्रे के सरफेस पर सट गई है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो उनका पानी का ऐसे 0 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आइस बिल्कुल ट्रे सरफेस से सट गई है, उनका कोई भी हाइट नहीं होगा, तो उनका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, किसका, पानी का, ठीक है, इतना समझ गए ना। तो अब देखें, अब निकालते हैं, जब आइस पूरा पिघल जाती है तब तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो हम लिखेंगे Y'(CM). Y'(CM) क्या है, जब पानी पूरा, जब आइस पूरा पिघल जाती है तब उनका सेंटर ऑफ मास वो हो जाएगा M1Y1, फार्मूला वही होगा M1Y1। तो मैं एक बार फार्मूला छोड़ो, फार्मूला नहीं लिखता हूँ, M1Y1 प्लस M2Y2 अपन में M1 प्लस M2। M1 किसको हमने माना है, ट्रे को माना है, तो M1 हो जाएगा कैपिटल M, Y1 भी H1 हो जाएगा, ठीक है ना, Y1 भी H1 हो जाएगा, क्योंकि ट्रे का हमने सेंटर ऑफ मास माना है ऑरिजिन से H1 हाइट पर, ठीक है, ऑन द Y एक्सिस, प्लस M2 कितना हो जाएगा, तो स्मॉल m, पानी का मास तो होगा ना, ठीक है, पानी का हाइट नहीं होगा, मास तो होगा पानी का, भले ही पिघल गया तो मास तो होगा ना, इंटू Y2 क्या हो जाएगा, पानी का कोई हाइट ही नहीं है, बिल्कुल एकदम सरफेस से सटा हुआ है, तो Y एक्सिस पे उसका कोई पोजीशन होगा क्या, नहीं ना, 0 होगा ना, 0 होगा, यस। Y2 इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपॉन में टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यहाँ से मिल जाएगा Y'(CM) इज इक्वल टू, ये तो टर्म 0 हो जाएगा ना पूरा, ये हो जाएगा कैपिटल M H1 अपॉन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, मुझे क्या निकालिए, मुझे शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, भाई सेंटर ऑफ मास कितना नीचे चले गए मुझे ये फाइंड करने है, तो क्या करना है, YCM में से Y'(CM) को माइनस कर दीजिए, बस निकल जाएगा। तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, तो क्या करना है, YCM में से Y'(CM) को माइनस कर देंगे, ओके, और कहाँ है YCM, ये रहा ना, H1 प्लस स्मॉल m कैपिटल L अपॉन में 2 अपॉन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसमें से माइनस कर देना है किसको, Y'(CM) को, ये रहा Y'(CM) कैपिटल M H1 अपॉन में
कैपिटल M प्लस M, हमने माइनस कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं आपका आंसर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आएगी स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन में 2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यही आपका शिफ्ट होगा। इतना डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। इसको कैलकुलेशन जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे ना, थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है, तो इनका पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, हमने तो कर लिया है। इसका कितना आंसर आएगा, स्मॉल m कैपिटल M अपॉन में 2 इंटू कैपिटल M प्लस m, सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आने वाली है। ओके, तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। इस क्वेश्चन बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए बिगर ब्लॉक ऑफ मास 10m as shown in the figure. All the surfaces are frictionless. The system is released from rest. Find the distance moved by the bigger block at the instant of a smaller block reaches the ground. इस क्वेश्चन में कर रहा है कि एक बिगर ब्लॉक है, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा गया है जिसका मास कैपिटल M है और बिगर ब्लॉक का मास 10m है। ओके, और कह रहा है कि जितनी भी सरफेसेस है ना वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये बिगर ब्लॉक जिस भी सरफेस पर रखी हुई है वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। आल्सो ये स्मॉलर ब्लॉक भी इस बिगर ब्लॉक पर रखी गई है ना, तो ये वाला सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है। ओके, मतलब सारे सरफेसेस यहाँ पर फ्रिक्शनलेस है। कह रहा है इस स्मॉलर ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, तो ब्लॉक क्या आएगा, नीचे आएगा। जैसे ही आप यहाँ से छोड़ोगे इसको, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप करेगी ना। तो जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप करेगी ना, तो ये ब्लॉक, छोटा वाला ब्लॉक जिसकी मास कैपिटल M है, छोटा वाला ब्लॉक जब नीचे की तरफ स्लिप करेगी तो वो अपनी वेट के वजह से ना इस बड़े वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगाएगी। आप जब चलते हो ना, जब भी आप चलते हो पैदल, तो क्या करते हो, जब आप आगे बढ़ रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, ग्राउंड को पीछे की तरफ आप पुश कर रहे होते हो। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। तो वैसी तरह से जब ये ब्लॉक नीचे स्लिप करेगी ना, तो वो अपने वेट की वजह से ना इस बिगर वाली ब्लॉक को पुश करेगी, ठीक है, एक फोर्स लगाएगी, जिसके कारण ये बिगर वाला ब्लॉक राइट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। क्योंकि ये तो बिगर वाले ब्लॉक भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी हुई है, तो एक छोटा सा भी फोर्स इस पर लगा ना, तो ये मूव करने लग जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या बात कर रही है कि भाई जब छोटा वाला ब्लॉक स्लिप करेगी नीचे की तरफ, तो वो अपने वेट के वजह से बिगर वाले ब्लॉक पर, बड़े वाले ब्लॉक पर एक फोर्स लगाएगी, जिसके कारण ये बड़ा वाला ब्लॉक राइट डायरेक्शन में मूव करने लगा। ओके, तो आपको ये बतानी है कि जब ये छोटा वाला ब्लॉक ग्राउंड पर पहुंच जाएगा ना, छोटा वाला ब्लॉक जब ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, तो बताइए ये बड़ा वाला ब्लॉक कितना डिस्टेंस पीछे चला जाएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है ना। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बिगर ब्लॉक एट द इंस्टेंट द स्मॉलर ब्लॉक रीचेज द ग्राउंड। जब छोटा वाला ब्लॉक ग्राउंड पर पहुंच जा रहा है, तो बताइए ये बड़ा वाला ब्लॉक कितना डिस्टेंस पीछे चला जाएगा। ओके, चलिए निकालते हैं कि भाई जब छोटा वाला ब्लॉक ग्राउंड पर आ जाती है तो बड़ा वाला ब्लॉक कितना पीछे चली जाती है राइट डायरेक्शन में। ओके, तो ये क्वेश्चन बनेगा विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, हम यदि निकाले, बात करें पूरे सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की, छोटा वाला ब्लॉक और बड़े वाले ब्लॉक को मिला करके हम एक सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं, और हम ये कहें कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1x1 प्लस m2 x2। ये तो होता है ना फॉर्मूला, अपन में टोटल मास m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। m1 हम मान लेते हैं ये वाला मास m1 है और बड़ा वाला ब्लॉक m2 है। छोटा वाला ब्लॉक m1 है और बड़ा वाला ब्लॉक m2 है, हमने मान लिया। तो m1 को ले लेते हैं कैपिटल M। अच्छा, x1 कितना होगा, जब ये बड़ा वाला ब्लॉक x डिस्टेंस पीछे जाती है, एक बार मैं डायग्राम से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ये
जब छोटा वाला ब्लॉक नीचे आएगी ना तो बड़ा वाला ब्लॉक पीछे आएगी। और हमने मान लिया कि बड़ा वाला ब्लॉक x डिस्टेंस पीछे चले गए, ठीक है ना, एक डिस्टेंस पीछे चले गए। तो ये वाला x होगा तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। ये भी कितना होगा, x ही होगा ना। ये भी यदि इतना पार्ट x होगा तो इतना पार्ट भी x ही होगा। इतना पार्ट भी x ही होगा, ठीक है। इतना पार्ट मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, चलो। यदि इतना पार्ट x होगा ना तो ये भी पार्ट क्या होगा, x ही होगा, ओके। और ये वाला लेंथ दी हुई है 2.2 मीटर, क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 2.2 मीटर। तो जब मान लो हमने मान लिया कि बड़ा वाला ब्लॉक x डिस्टेंस पीछे चले गए, ठीक है। तो छोटा वाला ब्लॉक देखो, छोटा वाला ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो बड़ा वाला ब्लॉक राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, ओके। तो यदि बड़ा वाला ब्लॉक राइट डायरेक्शन में x डिस्टेंस मूव करती है तो छोटा वाला ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगी, 2.2 मीटर माइनस एक्स, 2.2 मीटर माइनस एक्स। तो इसके लिए x1 क्या हो जाएगी, छोटा वाला ब्लॉक के लिए 2.2 माइनस एक्स। अब देखो m2 इंटू x2, देखो यहाँ पर छोटा वाला ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है ना, बड़ा वाला ब्लॉक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि छोटा वाला ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है, बड़ा वाला ब्लॉक राइट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। छोटा वाला ब्लॉक लेफ्ट डायरेक्शन में, बड़ा वाला ब्लॉक राइट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए यहाँ प्लस की जगह पर हमने क्या कर दिया, माइनस। m2 क्या है, बड़े वाला ब्लॉक का मास जो कितना होगा 10m इंटू x2 क्या है, डिस्टेंस मूव बाय द बिगर ब्लॉक, जो कितना मूव किया हमने मान लिया x डिस्टेंस पीछे गया, तो x2 की जगह पर कर देंगे हम x अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस 10m। इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा xcm क्या हो जाएगा, यदि मैं बोलूँ कि xcm 0 हो जाएगा तो तुम विश्वास करोगे क्या, करोगे, नहीं करोगे तो अभी मैं विश्वास दिला दे रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास पार्ट 2 में हमने बताया है कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास तब मूव करती है, जब उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगती है। इंटरनल फोर्स के वजह से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होती है। ये बातें हमने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास पार्ट 2 में। यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रही है, जैसे ही ब्लॉक मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ब्लॉक अपनी वेट की वजह से इस बड़े वाले ब्लॉक को पीछे की तरफ धकेल रहा है, राइट डायरेक्शन में धकेल रहा है ना, एक फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये बड़ा वाला ब्लॉक मूव करने लग जा रहा है। तो ये तो इंटरनल फोर्स हुआ ना, ये तो ब्लॉक के नीचे मूव करने के कारण इस बड़े वाले ब्लॉक पर फोर्स लग गई। हमने तो अपनी तरफ से इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने इस बड़े वाले ब्लॉक को कोई फोर्स लगाया क्या इधर, तो हमने तो अपनी तरफ से इस बड़े वाला ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लगाया। छोटे वाला ब्लॉक को नीचे मूव करने के कारण इस बड़े वाला ब्लॉक पर अपने आप फोर्स लग जा रही है। इस बड़े वाला ब्लॉक पर जो भी फोर्स लग रही है ना, वो एक इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स के वजह से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होता है, ये हमने सीख लिया ना। इसलिए यहाँ पर xcm मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका पोजीशन ही चेंज नहीं होगा। पोजीशन चेंज होगा तब तो कुछ लिखते हैं। चलिए तो इनको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा m इंटू 2.2 माइनस एक्स माइनस 10 mx अपॉन में m प्लस 10m। देखो m प्लस 10 में 11m होगा और इधर आएगा तो 0 ही हो जाएगा। ये पूरा टर्म इधर आएगा तो 0 हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो हम लिख सकते हैं m इंटू 2.2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 mx। लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं। ये वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर के पूरा 0 हो जाएगी, 11m होगा, पूरा 0 हो जाएगी। और इस तरह से हम लिखेंगे m इंटू 2.2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 mx। और इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिलेगा 2.2m माइनस mx इज इक्वल टू 10 mx। ओके, यहाँ पर 2.2m इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये इधर चलाएगा तो कितना हो जाएगा 11mx। m से m गया और इसलिए इस तरह से x बराबर आ गई, x बराबर कितनी आ गई हमारी 2.2 अपॉन में 11,
2.2 अपॉन में 11, और ये कितना हो जाएगा भाई, तो 0.2 बात करें यूनिट की, दे रखा है क्या, नहीं यूनिट तो नहीं दे रखा है, पूरे क्वेश्चन में यूनिट नहीं दे रखा है, तो यूनिट लिख दीजिए। जब यूनिट नहीं दे रखा होता है ना तो यूनिट लिख देते हैं, तो 0.2 यूनिट। ओके, अब यूनिट मतलब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर। ओके, तो कोई भी यूनिट नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर 0.2 यूनिट। आई होप समझे होंगे आप अच्छे से, इस सीवी का क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार में समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक दो बार देखिएगा समझ में आ जाएगा, प्लीज नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ मैन ऑफ मास 80 kg स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन ए प्लैंक ऑफ मास 40 kg and stops after moving a distance of 6 meter on the plank. Find the distance covered by the plank on the smooth surface. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक प्लैंक है, ठीक है, लो एक प्लैंक बना दो, ये रहा प्लैंक। ओके, एक प्लैंक है, ठीक है, ये प्लैंक एक स्मूथ सरफेस पर रखी गई है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी गई है, और इस प्लैंक के ऊपर एक व्यक्ति है। अब देखो भाई, मुझे मैन का डायग्राम तो नहीं बनाना आएगा अच्छे से, इसलिए मैं एक कम चलाऊ डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। एक मैन है, ये कौन है भाई, तो मैन है, एक मैन है जो प्लैंक के ऊपर खड़ा है। ओके, ये मैन क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और कितना देर तक मूव करता है, तो 6 मीटर तक मूव करता है ऑन द प्लैंक। ये मैन इस प्लैंक पर 6 मीटर तक मूव करता है, उसके बाद रुक जाता है। तो कह रहा है, बताइए ये प्लैंक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना पीछे चले जाएगी, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लैंक ऑन द स्मूथ सरफेस। बताइए ये प्लैंक कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगी। अच्छा, ये जब व्यक्ति मूव कर रहा है इस प्लैंक के ऊपर, तो प्लैंक क्यों मूव करेगा, प्लैंक को तो नहीं मूव करना चाहिए, ये व्यक्ति ने भाई प्लैंक के ऊपर मूव कर रहा है, प्लैंक का डिस्टेंस क्यों पूछ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लैंक। क्वेश्चन ही गलत है क्या, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है। हो क्या रहा है, देखो जब भी आप चलते हो ना ग्राउंड पर, जब भी आप पैदल चलते हो तो क्या करते हो, आप अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो ना। जब भी आप पैदल चलते हो ग्राउंड पर, तो आप क्या करते हैं, ग्राउंड को अपने पैरों से पीछे की तरफ पुश करते हैं, मतलब आप अपने पैरों से ग्राउंड पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब ये व्यक्ति इस प्लैंक के ऊपर चलेगा ना, तो ये क्या करेगा, प्लैंक पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, प्लैंक को पीछे की तरफ पुश करेगा, मतलब ये व्यक्ति प्लैंक पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। जा तो रहा इधर, लेकिन ये व्यक्ति अपने पैरों से प्लैंक पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ऐसा क्यों करेगा, जब तक वो पीछे की तरफ प्लैंक को पुश नहीं करेगा ना, ये आगे नहीं बढ़ेगा। जब आप पैदल चलते हो तो आप अपने पैरों को, जब तक आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश नहीं करेंगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो जब ये व्यक्ति इस प्लैंक के ऊपर चलेगा ना, तो ये अपने पैरों से इस प्लैंक को पीछे की तरफ पुश करेगा, मतलब इस प्लैंक पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगने वाली है, जिसके कारण ये प्लैंक मूव कर जाएगी। अच्छा, मुझे कैसे पता कि वो फोर्स सफिशिएंट है जिसके कारण प्लैंक मूव करने लगी, क्योंकि ये प्लैंक एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी गई है, क्योंकि ये प्लैंक एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी गई है, इसलिए एक छोटा सा भी फोर्स इस प्लैंक को मूव कराने के लिए सफिशिएंट है। कितना भी छोटा फोर्स इस प्लैंक को मूव कराने के लिए सफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि ये प्लैंक एक स्मूथ सरफेस पर रखी गई है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखी गई है, इसलिए हमको तो सोचना ही नहीं है भैया कि सफिशिएंट फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है। एक छोटा सा भी फोर्स सफिशिएंट है इसको मूव कराने के लिए, किसको, प्लैंक को, ठीक है, क्योंकि अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो प्लैंक मूव कर ही जाएगी। तो जब व्यक्ति आगे की तरफ मूव करेगा ना, तो प्लैंक किधर मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा। यदि व्यक्ति राइट डायरेक्शन मूव करेगा तो प्लैंक लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है, मूव करेगा ना, क्योंकि व्यक्ति इस प्लैंक को लेफ्ट डायरेक्शन में पुश करेगा ना, पीछे की तरफ में पुश करेगा ना, तो वही बताना है आपको कि प्लैंक लेफ्ट डायरेक्शन में कितना मूव कर जाएगी, कितना डिस्टेंस तक मूव करेगी। तो चलो इसको हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसका क्वेश्चन ही चल रहा है। तो हम लिखेंगे एक्सीएम, सारे डिस्प्लेसमेंट तो एक्स एक्सिस पर हो रही है, चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस चाहे नेगेटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हो रही है ना, वाई एक्सिस पर तो नहीं हो रही है, इसलिए एक्सीएम निकाल दें, वाई सीएम नहीं।
तो लिखेंगे एक्ससीएम। अच्छा एक्ससीएम क्या है? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर कौन सा सिस्टम है? मैन प्लस प्लैंक। एज्यूम एज ए सिस्टम, हम एज्यूम कर लेते हैं कि मैन प्लस प्लैंक, मैन प्लस प्लैंक इज ए सिस्टम। तो एक्ससीएम क्या है? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है। अच्छा एक्ससीएम का फॉर्मूला क्या होता है? m1x1 प्लस m2x2, ये तो होता है ना अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2। इसको तो भूलना ही नहीं है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, नहीं बोलेंगे तो। m1 हम ऐसा मान लेते हैं, m1 इज द मास ऑफ मैन और m2 इज द मास ऑफ प्लैंक। तो m1 कितना हो जाएगा? अच्छा मैन का मास दे रखा है ना 80 kg, तो लीजिए 80 kg लिख दीजिए, इंटू x1। x1 क्या हो जाएगा? थोड़ा समझना x1 क्या हो जाएगा। मान लो ये प्लैंक पीछे की तरफ x डिस्टेंस मूव कर रही है। कितना? x डिस्टेंस मूव कर रही है। अच्छा व्यक्ति टोटल 6 मीटर तक मूव करता है। व्यक्ति कितना डिस्टेंस तक मूव करता है? 6 मीटर तक मूव करता है। कितना? 6 मीटर तक मूव करता है। ये रहा 6 मीटर तक मूव करता है, उसके बाद स्टॉप कर जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही व्यक्ति इस प्लैंक पर मूव कर रहा है ना, वैसे ही प्लैंक भी पीछे की तरफ जाना स्टार्ट कर दे रही है। तो यदि हमने मान लिया कि प्लैंक x डिस्टेंस पीछे गई और व्यक्ति जो है 6 मीटर तक आगे गया, यदि मैं बात करूं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में व्यक्ति कितना आगे गया, तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस x। वो तो जा रहा है भाई 6 मीटर तक, लेकिन प्लैंक तो पीछे x मीटर चले गई। तो व्यक्ति ग्राउंड के रिस्पेक्ट में टोटल कितना मूव किया? 6 माइनस x। समझ पा रहे हैं ना? ऐसे समझ लो, मान लो इस व्यक्ति ने 6 मैंगो खरीद के लाया, 6 मैंगो खरीद के लाया मार्केट से, और तुमने इसमें से 2 मैंगो को डिस्ट्रॉय कर दिया। तूने खा लिया 2 मैंगो को, ठीक है, मांग कर चाहे जैसे भी, तुमने इसमें से 2 मैंगो खा लिया। तो इस व्यक्ति के पास टोटल कितने मैंगो बचे? 6 माइनस 2 बराबर 4 ही मैंगो बचे ना। इसने तो खरीद के लाया था मार्केट से 6 मैंगो, 2 किसी ने खा लिया इसे मांग करके, तो इस व्यक्ति के पास कितना मैंगो बचा? 4 मैंगो। उसी तरह से व्यक्ति तो चला था 6 मीटर आगे, लेकिन प्लैंक साथ ही साथ x मीटर पीछे चले गई, तो व्यक्ति ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना आगे गया? तो 6 माइनस x। आई थिंक आप समझ गए होंगे। x1 क्या हो जाएगा? 6 माइनस x। अच्छा यहाँ पर प्लस साइन, क्योंकि प्लैंक व्यक्ति राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है और प्लैंक लेफ्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर कोई किसी को यदि पॉजिटिव लेंगे ना, तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इनमें से किसी को भी आप पॉजिटिव ले सकते हैं, किसी को भी आप नेगेटिव ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई एक पॉजिटिव ले लीजिए किसी को, और किसी एक को नेगेटिव ले लीजिए। यहाँ पर m1 m2 नेगेटिव नहीं होगा, x1 x2 नेगेटिव होगा। यदि x1 को हम पॉजिटिव लेते हैं, x2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। दोनों कौन? मैन और प्लैंक। तो जब x2 नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस m2। m2 क्या है? मास ऑफ द प्लैंक, जो कितना है? 40 kg। क्वेश्चन में दे रखा है, हमने अपनी तरफ से नहीं रखा है, 40 kg। x2 क्या हो जाएगा? हमने माना कि भाई प्लैंक x डिस्टेंस पीछे गई, तो x2 तो x ही हो जाएगी ना, अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 80 प्लस 40। ओके। अच्छा इनका तो कहानी हुई नहीं, इनकी भी कहानी करना पड़ेगा ना। इनकी कहानी एक क्वेश्चन इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, ठीक है। तो देखिए एक्ससीएम क्या हो जाएगा? एक्ससीएम क्या है? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कौन है यहाँ पर? मैन प्लस प्लैंक। तो एक्ससीएम इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ओके। अच्छा ये बताओ, ये जो प्लैंक मूव कर रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, उसके लिए हमने इस पर कोई फोर्स लगाया क्या? फोर्स लगाया क्या? नहीं ना, ये अपने आप मूव करने लग गई। यस, अपने आप ही मूव करने लगे, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति आगे चलना स्टार्ट करता ना इस प्लैंक पर, तो व्यक्ति के चलने के कारण इस प्लैंक पर ऑटोमेटिक एक फोर्स लग जा रही है। इस व्यक्ति को चलने के कारण इस प्लैंक पर ऑटोमेटिक एक फोर्स लग जा रही है, और ये फोर्स वो है जो हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया। हम कोई फोर्स लगा रहे हैं क्या इस प्लैंक पर? नहीं, अपने आप लग जा रही है। इस व्यक्ति के चलने के कारण ऑटोमेटिकली लग जा रही है। ये व्यक्ति चल रहा है तो वो फोर्स ऑटोमेटिक इस प्लैंक पर लग रही है। मतलब हमने अपनी तरफ से इस प्लैंक पर कोई फोर्स नहीं लगाया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स प्लैंक पर 0 है। तो इस प्लैंक पर जो भी फोर्स लग रही है ना, वो एक इंटरनल फोर्स ही होगा। और हमने आपको बता रखा है कि
इंटरनल फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होती है। इंटरनल फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होती है। यदि आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज करनी है ना, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, इंटरनल फोर्स ही लग रही है। तो उसके कारण जो एक्सियम हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं आएगी। ये जीरो होने के कारण नीचे वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं 80 इंटू 6 माइनस एक्स माइनस 40x इज इक्वल टू जीरो। मैं लिख सकता हूँ ना, ये पूरा टर्म इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो जीरो हो जाएगा, तो लिख सकता है यस। तो आगे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 480 हो जाएगा ना, 480 हो जाएगा माइनस 80x माइनस 40x इज इक्वल टू जीरो। ओह ठीक है, तो ये हो जाएगा 480 माइनस 120 हो जाएगा ना, 120x इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाला टर्म किधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये 120x इज इक्वल टू 480, यहाँ से x बराबर आ जाएगी हमारी, कितना आ जाएगी, 4 मीटर। 4 ही आएगी ना, यस 4 ही आएगी, 4 मीटर। तो x बराबर 4 मीटर आ गई। मतलब प्लैंक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना पीछे गया, तो 4 मीटर गया। ठीक है, अच्छा व्यक्ति प्लैंक पर 6 मीटर तक चला और प्लैंक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 4 मीटर गया। तो यदि मैं ये पूछूं कि भाई व्यक्ति ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना पीछे चला गया, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना आगे गया, सॉरी पीछे नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना आगे गया। ओके, तो मैं निकालूं कि भाई व्यक्ति, आपका आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा 4 मीटर। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि ये व्यक्ति ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना आगे गया। तो हम क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, हमने निकाला था ना कि व्यक्ति ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना आगे गया, तो हमने लिखा था 6 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, 6 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, 4 मीटर बराबर कितना आएगा, 2 मीटर। मतलब व्यक्ति ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 मीटर ही आगे गया है। भले ये प्लैंक पर गया है 6 मीटर, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कितना व्यक्ति आगे गया है, 2 मीटर ही आगे गया है। ओके, तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये रहा। लेकिन कभी किसी क्वेश्चन में यही पूछ दिया जाए कि भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में व्यक्ति कितना आगे गया, तो 2 मीटर आगे गया, समझ में आएगा ना कैसे, 6 माइनस एक्स कर देंगे। ओके, तो समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो चलिए जी आज का क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं। ओके, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।